नमस्कार उदय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। इसके साथ बातचीत करने के लिए आप समय दे रहे हैं हमें। धन्यवाद। चुनाव जो है अपने अब पीक पर है, वोट पड़ने वाली है 2 दिन के बाद, और देश में इस बार बहुत ही एक तरीके से कहें बहुत कॉम्पिटिटिव इलेक्शन है। मतलब मैं कहूँ कि पिछले कई चुनाव में मैं देखूँ जिस तरीके का चुनाव इस बार हुआ है वो तगड़ा चुनाव है, और आपका इतना लंबा अनुभव है, आपका एक कद है राजनीति में। हरियाणा जो है मेरा अपना आकलन है कि जितनी मजबूती से कांग्रेस हरियाणा में लड़ रही है वो सबसे ज़्यादा मजबूती से लड़ रही है। तो आपका आज के समय में पूरा चुनाव के माहौल में या सारे कैंपेन होने के बाद आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की क्या परफॉर्मेंस रहेगी? देखिए, तकरीबन सारे हल्कों में होता है, और जिस हिसाब से हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है छत्तीस बिरादरी का, और चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे शहरी है, चाहे ग्रामीण है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ मेरा भी राजनीतिक तजुर्बा होता है कि कांग्रेस के पक्ष में लहर चली हुई है। जब किसी पार्टी की पक्ष में लहर चलती है तो क्लीन स्वीप भी हो जाता है। तो आपका कहना है कि आप 10 की 10 सीटें आप और आपका गठबंधन भी निकाल सकता है? क्लीन स्वीप का तो मतलब यही है, हो सकता है, लगता है ऐसा, मतलब खूब जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। तो इसके पीछे जो है ऐसे कौन से मुद्दे आप लेकर के गए मतदाताओं के बीच में जिसके चलते ये कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना? देखिए, 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था। ये मेरे आंकड़े सरकारी आंकड़े। और आज 10 साल के बाद जब देखते हैं, आप कोई पढ़ोगे, प्लानिंग कमीशन में डाटा लोगे तो हरियाणा जो है बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में बहुत आगे का, और अपराध के बहुत बढ़ गया, रोज रोटियां मांगी जा रही हैं, दिन दहाड़े हो रहे हैं। और खेल और खिलाड़ी के हिसाब से हम देखते हैं हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने देश का नाम, हरियाणा का और देश का नाम पूरी दुनिया में किया, उनके साथ क्या सलूक हुआ, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। तो इस प्रकार से मुद्दे हैं, ये बेरोजगारी है, महंगाई है, कानून व्यवस्था है, ये मुद्दे हैं। किसानों ने लगातार आंदोलन किया सरकार के खिलाफ, और 3 कानून सरकार ने वापस भी लिए, फिर एक कमेटी भी बनाई MSP को लेकर के। किसान की नाराजगी सड़कों पर दिख रही है, और वो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनको प्रचार करने में बड़ी मुश्किल हुई हरियाणा के गाँव में खासतौर से। तो आपने भी किसानों के साथ वादे किए हैं कि जो MSP है उसे स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से फिक्स करेंगे, 50% मुनाफा तय करके, और उसकी कानूनी गारंटी देंगे। ये आपका प्रस्ताव भी है कांग्रेस के सेशन में, खुद का कमेटी आपकी चेयरमैनशिप में थी। तो ये मुद्दे किस तरीके से असरकारक हैं? ये बहुत असरदार मुद्दा है, और ये मैंने वर्किंग ग्रुप का चेयरमैन था उस टाइम, हमारी रिकमेंडेशन थी बहुत सारी ऐसी, उसमें कुछ लागू हो गई थी, बाकी लागू हो गई थी। बाद में रायपुर में सेशन हुआ तो मेरे को ये जिम्मेवारी सौंपी गई, उसमें हमने कहा 3-4 मुद्दे लिए। एक तो MSP की गारंटी, एक किसान कर्जा माफी से लेके कर्ज मुक्त देंगे, इंश्योरेंस जो कंपनी है जो लूट मची हुई है सिर्फ वही मुनाफा कमा रही है, प्रीमियम ज़्यादा लेते हैं और कंपनसेशन कम देते हैं, तो वो मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर में ना होके, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे लाइफ इंश्योरेंस है इसका होना चाहिए, और उसमें रोटेटरी फंड रख देंगे हम ताकि तुरंत कॉम्पनसेशन मिले। ये हमारी रिकमेंडेशन है। तो ये यूं का जो है कांग्रेस से अपने मैनिफेस्टो में लाना है। तो एक तो किसानों को आप अपील कर रहे हैं, एक युवाओं वाला जो मसला है, जैसे आपने कहा कि बेरोजगारी में हरियाणा ऊपर चला गया है, और सिर्फ जो खेती के रोजगार हैं उससे तो काम नहीं चलना, जो इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी है, बड़ा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आई जब आपने तमाम सारे इंडस्ट्रियल एरियाज बनाए। और एक मसला युवाओं के सामने सेना में भर्ती का भी है जो का, तो इससे किस तरीके का आप जो है देखिए करेंगे? जैसे अग्निवीर है जी, अग्निवीर है, अग्निवीर में 18 साल का लड़का भर्ती होगा, 22 साल को वापस आ जाएगा, उसके बाद क्या करेगा? तो उस वास्ते जैसे हरियाणा में हर साल कोई 5000 के करीब सेना में भर्ती होते हैं। सेना में जब भर्ती होता तो उसके बच्चे भी पढ़ते, उसको पेंशन भी मिलती और बेनिफिट्स मिलते, शहीद होता तो उसको अनुदान मिलता था, बहुत अच्छा, ताकि उनके परिवार को रहे।
अब अग्निवीर में ना तो शहीद हो तो ना तो उसका अनुदान है, ना कोई फैसिलिटी है, ना कैंटीन की फैसिलिटी है। बाद में 4 साल में करा जाओ तो आदमी मतलब इस बात से परेशान है। और ये नहीं, इसी प्रकार से हरियाणा में इन्होंने कर रखा है, कौशल रोजगार निगम चला रखा है। उसमें ना तो मेरिट है, ना रिजर्वेशन है, ना पक्की है, ना किसी पेंशन है, सिर्फ एक जो है ना। और तनख्वाह भी जो है, जिस पोस्ट के लिए अगर पक्की नौकरी होगी, अगर उसकी 60,000 रुपये तनख्वाह दे 12-15,000 देते हैं, तो इस वजह से ये जो है ना सरकार विफल सरकार है, उनकी नीयत ठीक नहीं है। देखिए कोई भी हो, लक्ष्य जब तक आगे नहीं होता आदमी को 20 साल के बाद क्या मेरे प्रदेश में होगा, कोई भी इंस्टीट्यूशन का हेड है, गवर्नमेंट का हेड है, जब तक 20 साल के आगे की नहीं सोचेगा ना तो कामयाब नहीं होते हैं। तो हरियाणा एकदम विफल सरकार है। और समझौता इनका जेजेपी से था जी, पहले सरकार बनाई, अब इस बात का भी समझौता कर लिया, भाई समझौता तोड़ दो। 4.5 साल हरियाणा को लूटा, अब मतलब ये कर रहे हैं आपके सामने, लोग इस बार समझ चुके हैं। ये आप कन्विंस कर पा रहे हैं लोगों को कि ये समझौता है, समझौता तोड़ने में भी समझौता। हाँ बिल्कुल, लोग समझते हैं इस बार। आप देखेंगे इसका नतीजा देखेंगे और जेजेपी बिल्कुल साफ हो जाएगी। या कुछ वोट भी काट पाएंगे। नहीं, वोट काट तो लोग कहने लगे ये जी, मुकाबला सीधा कांग्रेस का बीजेपी का है, दूसरे तो वोट काटू है, वोट काटू कोई जितना नहीं होगा। ये जो बाकी लोग हैं जो किसान नहीं है, गैर किसान वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, और जो रोजगार जो डेली रोजगार वाले लोग हैं, गैर खेतीहर जो लोग हैं, उनको उनकी क्या नाराजगी है इस सरकार से, और आप कैसे कन्विंस करें? नाराजगी इस बात है ना, इन्वेस्टमेंट नहीं आती जी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो रोजगार नहीं बढ़ेंगे, और रोजगार की अपॉर्चुनिटीज कोई नहीं बढ़ाई सरकार ने। अब देखो हमने तो IMT बनाया, मानेसर बनाया, फरीदाबाद बनाया, रोहतक बनाया, खरखोदा बनाया, इस प्रकार से हमने बनाया, उनको बढ़ाया और वहाँ इन्वेस्टमेंट आई। वो 2014 में जापान की अकेले की 70% इन्वेस्टमेंट हरियाणा में थी। तो अब खूब उस पर चल रहा था और लोगों को नौकरी मिल रही थी। अब अकेले फरीदाबाद से मतलब कई हजार जो है बेरोजगार हो गए, जो वहाँ क्योंकि वहाँ MSME ही कई बंद होगी। तो ये बात है। और ये अच्छा GST और इसका जो इम्पैक्ट आया कोविड का और GST का, उससे भी काम धंधों पर असर। हाँ, GST का जैसे मान लो किसान 2022 में इन्होंने कहा कि हम किसान की आमदनी दूनी करेंगे जी। पहले 14 में तो कहा था हम स्वामीनाथन के फार्मर से देंगे, वो तो नहीं किया इन्होंने। लेकिन बाद में कहा 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आमदनी तो दुगनी कर नहीं पाए, GST लगा के मतलब लागत कई गुना बढ़ गई। डीजल का क्या भाव था 2014 में, आज कितना कई गुना बढ़ गया। इसी प्रकार खाद का, कीटनाशक दवाइयों का लागत तो हर हिसाब से बढ़ गई, तो किसान तो कर्जे में डूब गया। मान लो 2014 तक 8 लाख करोड़ कर्जा था पूरे देश के हिसाब से, तो अब तो 23-24 लाख करोड़ हो गया। तो आपकी पार्टी एक तो किसान न्याय की बात कर रही है, युवा न्याय की बात कर रही है, महिला न्याय की बात कर रही है। अब इसमें ये है कि जो इनपुट है किसान का उस पर GST खत्म कर रही है। तो हाँ बिल्कुल होना चाहिए, ताकि लागत में उसको सीधा हो, लागत कम हो, मुनाफा हो। एक ये जो मेरा एक सवाल आपके पार्टी को लेकर के है कि जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन इस बार हरियाणा में किया, उसके पीछे क्या सोच रही है, और इसमें बीजेपी की कौन सी स्ट्रेटजी को आप लोगों ने? हम लोगों तो पार्टी का फैसला था टिकटों का जी, उन्होंने सर्वे भी कराया, सर्वे में जो उन्होंने मुनासिब समझा पार्टी ने फैसला कर दिया। मतलब एक फार्मूला एक ही था कि भाई जो हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं उनको टिकट दी जाए। और ये जो राजनीतिक दल अभी है, JJP है या BJP है और IMLD है, उनकी क्या स्थिति आप देख रहे हैं? नहीं, मुकाबला देखो कांग्रेस और बीजेपी में है, बाकी JJP IMLD का कोई सीट तो बहुत दूर है। डिमांड बदलेगी ये कांग्रेस ने कहा भी है कि जो अभी सरकार है नायब सैनी के मुख्यमंत्रित्व में, वो अल्पमत की सरकार है। एक तो ये बताइए, ये मुख्यमंत्री बदलने की क्या वजह आपको लगती है, और ये सरकार को आप अल्पमत की सरकार किस तरह मानते हैं? मुख्यमंत्री बदलने की पीछे एक ही थी, जो 10 साल की विफलताएं थी जी, उनको उनका डाइवर्ट करना और बदल दिया। लेकिन
लोग कहते हैं मुख्यमंत्री तेरे बदलते रहो, लोगों ने फैसला करा सरकार ही बदलनी है। तो अभी जो नंबर गेम है, ऐसा तो नहीं कि इस चुनाव के बाद ये सरकार गिर जाए, अगर इनकी सरकार नहीं है। सरकार गिरने और बनने की बात नहीं, सरकार का अक्टूबर में चुनाव होने, लेकिन हमने जैसे हमारी पार्टी ने लिखा है और उन्होंने भी लिखा है कि भाई ये जो है हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए इसको डिसॉल्व किया जाए और तुरंत फ्रेश मैंडेट लिया जाए, क्योंकि माइनॉरिटी में है सरकार जी, नैतिकता का कोई आधार नहीं होगा अब सरकार में रहने का। एक मेरा सवाल, हम रोहतक में बैठे हैं, रोहतक सीट को लेकर के है। पिछले बार बहुत थोड़े मार्जिन से ये सीट दीपेंद्र पोस्टल बैलेट में आते मशीन में जीते। तो अब की बार कैसा मैंडेट आप देख रहे हैं यहाँ पर दीपेंद्र जी के? नहीं, अच्छा है, अच्छा रहेगा, अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। तो उदय जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने इतना ये कैंपेन के बीच में और इतनी थकान के बीच में हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया रोड वॉइस की ओर से। धन्यवाद।